जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग जो लास्ट 3 मंथ में प्रीलिम्स का रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के द्वारा। ठीक है, हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं और थ्योरी के द्वारा रिवीजन कर रहे हैं, है ना। और एमसीक्यू भी हेल्पफुल है हमारे रिवीजन के लिए। उसका क्लास नंबर 14वां है, 14th। अभी तक हम लोग 215 क्वेश्चन तक कर लिए। हम लोग का टारगेट है कि प्रीलिम्स के पहले तक हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चले जाएं, ताकि आपका एग्जाम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, 100% आपका गारंटेड सिलेक्शन हो। ये इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी क्लास का पीडीएफ होता है दोस्तों, उसको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हम लोग 2 टेस्ट कर चुके हैं, है ना। टेस्ट 1 में 100 क्वेश्चन था, टेस्ट 2 में 100 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन हो गया। और टेस्ट 3 का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। आपका काम ये है कि ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको नोट डाउन भी करना है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द रिमूवल ऑफ द विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म विंडफॉल टैक्स। और हाल ही में भारत सरकार ने जो कच्चा तेल था उस पर जो विंडफॉल टैक्स लगता था उसको हटाने का घोषणा किया है। विंडफॉल टैक्स क्या है? देखिए दोस्तों, विंडफॉल टैक्स तब होता है जब कंपनी को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लो कोविड-19 नहीं था, तो कोविड-19 के पहले मास्क जो है वो बहुत कम लोग खरीदते होंगे, लेकिन कोविड-19 के पहले बाद जो है मास्क या कोविड-19 के समय मास्क जो है या सैनिटाइज़र का प्राइस बहुत बढ़ गया, डिमांड जो है बहुत बढ़ गया, लेकिन सप्लाई उतना नहीं था। तो कंपनी को औना पौना दाम में कंपनी ने बेचा, खूब प्रॉफिट कमाया। ठीक, तो जब कंपनी को, किसी भी कंपनी को, इंडस्ट्री को जब अनएक्सपेक्टेड घटना, जो अप्रत्याशित घटना के कारण, जिसका कोई उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो सरकार जो है उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगाता है उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने बोला कि हम कच्चा तेल पे जो पहले लगाते थे विंडफॉल टैक्स, क्यों कच्चा तेल का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी जो उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बेचती है, ठीक है, तो कंपनी को फ़ायदा होगा क्योंकि कच्चा तेल का मूल्य कम हो गया। तो पहले सरकार जो है कच्चा तेल पे विंडफॉल टैक्स लगाती थी, अब जो है विंडफॉल टैक्स कम हो गया। तो आप समझ में आ गया, विंडफॉल टैक्स जो है स्पेशल टैक्स होता है जो सरकार के द्वारा कंपनी पे या व्यक्ति पे भी लगाया जाता है, जब उसको कंपनी को किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण, जो जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ठीक है, तो ये क्या है, बोल रहा है कि अप्रत्याशित घटनाओं या परिस्थितियों के कारण अत्यधिक लाभ कमाने वाले व्यवसायी पर लगाया गया कर है ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन बिजनेसेस दैट जनरेट एक्सेसिव प्रॉफिट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस। ठीक, उसके बाद बाकी और कुछ नहीं है। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज काउजिंग ए राइज इन द सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापमान जो बढ़ने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। दूसरा, मेल्टिंग ग्लेशियर एंड आइस शीट्स ऐड मोर वाटर टू द ओशियन, और पिघलते ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरों से महासागरों में पानी बढ़ जाता है। ठीक है, देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब भी हमारा ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में मैक्सिमम जो पोटेंट गैस है वो है CO2। इसके अलावा मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, वो सारे कंपाउंड है। ठीक है, मीथेन। तो वो क्या करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक, सूर्य का, और ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर एक है। ठीक, तो इसमें जब CO2 और ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा होता है तो सूर्य का प्रकाश ये आ तो जाता है, इन जिसको बोलते हैं इन, ठीक है, शॉर्ट टर्म रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट टर्म रेडिएशन। तो शॉर्ट टर्म रेडिएशन मतलब उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा, शॉर्ट वेवलेंथ है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन जिसका वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होता है मतलब एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। तो लैम्डा जो कि एनर्जी के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसलिए लैम्डा जो है मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, और कम होगा लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो एनर्जी हमारा बढ़ेगा। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। तो वो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस है उसको वो रोक नहीं पाता है, ग्रीन हाउस गैस उसको रोक नहीं पाता है, तो सूर्य प्रवेश कर जाता है, हमारे पृथ्वी के सतह पे टच करता है। फिर पृथ्वी जो है आपका रेडिएशन को एमिट करती है, अपना उत्सर्जित करती है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो एनर्जी को रेडिएट करती है, ठीक है, वो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। कौन होता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। और वेवलेंथ उसका ज़्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा उस लाइट का, उस वेव्स का। तो ऊपर में जो ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है वो उसको वापस नहीं जाने देता है, क्योंकि उस
जो एनर्जी है उसका जो वेव्स है उसका एनर्जी कम हो गया, तो वापस वो टकरा के पृथ्वी पे ही आता है और फिर वो क्या करता है, वो तापमान को गर्म करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी हमारा गर्म हो रहा है। लेकिन जब CO2 और ग्रीन हाउस गैस बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग, अगर वार्मिंग नहीं होगा ना हमारा पृथ्वी का, तो हमारा पृथ्वी जो है -18 डिग्री सेल्सियस होगा और वो कम हो जाएगा। तो पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस गैस का होना अधिक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस बहुत ही ज़्यादा होता है तो पृथ्वी बहुत तेज़ी से गर्म होने लगता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर हैं, जितने भी आपका बर्फ़ का चादर है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे और वो पिघलेगा तो समुद्र का वो पानी जाए, बर्फ़ पिघल के कहाँ जाएगा, पानी समुद्र में, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, और और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का लेवल स्तर बढ़ रहा है, उसको ये परफेक्टली जो है एक्सप्लेन कर रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा। अच्छा, स्टेटमेंट 3 देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या है, बोल रहा है एज ओशियन वाटर वार्म्स, जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता है, ठीक है, इट अंडरगोज थर्मल एक्सपेंशन। देखो समुद्र का जब तापमान बढ़ेगा दोस्तों, तो जाहिर सा बात है ये एक्सपैंड करेगा, क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो क्या समुद्र का तापमान बढ़ रहा है तो ये फैल रहा है, तो क्या वो जो है, तो ये भी वही बात बोल रहा है। एक ये समुद्र का तापमान दो कारण से बढ़ सकता है, या तो ग्लेशियर आइस पिघले तो वो समुद्र का तापमान बढ़े, और दूसरा पानी अगर गर्म होने लगा तो वो खुद फैलता है ना। जैसे देखिए हम फ्रिज में पानी रखते हैं, ठीक, और उस पानी को जब हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो जब तापमान उसका क्या होता है, कम हो जाता है, उसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वो फैल जाएगा, ठीक है। ये मत समझिए कि जो हम फ्रिज में कम पानी रखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो पानी जम जाता है तो फैल जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, समझ में आ रहा है। वैसे भी कोई भी चीज़ जब गर्म होगा तो जाहिर सा बात है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उसका जो बॉन्ड्स होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसलिए देखो बर्फ़ जो है इतना वॉल्यूम रहता है, लेकिन वही जब आइस देखोगे, मतलब पानी, तो इसको गर्म करोगे तो इसका जो है थोड़ा सा लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर गैस होगा और ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो आंसर होगा कि स्टेटमेंट 3 भी जो है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है और स्टेटमेंट 2 भी है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या होगा, बोथ कथन और कथन 2 और 3 सही है और दोनों कथन एक ही व्याख्या करते हैं, ये मतलब सही है, ठीक, क्लियर। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द परसिस्टेंट आर्सेनिक कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ राज्यों में जो है पानी में, ग्राउंड वाटर में, भूगर्भ जल में जो है आर्सेनिक प्रदूषण है। तो आर्सेनिक प्रदूषण के बारे में हमको पूछा है। बोल रहा है देखो आर्सेनिक जो होता है दोस्तों एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसका मेन जो कारण है आर्सेनिक का पानी में मिलने का, वो है नेचुरल कारण। जो एंथ्रोपोजेनिक कारण है वो उतना बड़ा कारण नहीं है। नेचुरल जो कारण है दोस्तों वो आर्सेनिक पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। नेचुरल कारण मतलब बहुत सारे पत्थर में जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, वो जब टूटते उठते रहता है तो वो पानी में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैन मेड कारण, मैन मेड आदमी भी जो है आर्सेनिक को प्रोड्यूस करता है और वो भी हमारा धीरे धीरे पानी में मिल जाता है। जैसे अगर हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक निकलता है, जो ग्राउंड वाटर मिलता है, अगर हम मानव जनित कारण का देखें, एंथ्रोपोजेनिक कारण, तो उसका सबसे बड़ा एक माइनिंग है। उसके बाद है कोई फोसिल फ्यूल जो वो है जीवाश्म ईंधन है उसका जलना, ठीक है, वो, और फिर बाद में है कि आप जो कवक ववक कीटनाशक यूज करते हो। तो मेन जो कारण है हमारा, नेचुरल कारण को छोड़ दे, अगर मानव जनित कारण देखें तो उसका मेन कारण क्या है आपका, कि जो आप माइनिंग कर रहे हो वो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, माइनिंग मेन कारण है। उसके बाद जो है आपका कोयला को जलाना और थर्मल पावर प्लांट वो सब है। तो बोल रहा है कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, तो कोयला जब जल रहा है तो मतलब ये बायो वो हो रहा है ना, आपका कोयला जलेगा, फोसिल फ्यूल है, तो फोसिल फ्यूल दूसरा सबसे बड़ा कारण है आर्सेनिक का पानी में घुलने का। मेन कारण क्या है, खनन करना, माइनिंग करना। तो बोल रहा है कि कोल थर्मल पावर प्लांट वाज आर द प्राइमरी सोर्स। तो भाई प्राथमिक स्रोत ये नहीं, प्राथमिक स्रोत क्या है हमारा, बताइए, माइनिंग, खनन करना। नेचुरल कारण को अगर छोड़ दें तब, तो पहला गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा और ये ऑप्शन चला गया क्योंकि दोनों में पहला है। उसके बाद बोल रहा है आर्सेनिक इज ए नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट फाउंड इन रॉक्स, तो ये सही है, पत्थर में जो है वो आर्सेनिक मिलता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। तो तभी तो नेचुरल तरह से वो रिस करके पानी में मिल जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा बी, ठीक है। अब देखिए आर्सेनिक जब ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, राजस्थान में इसका समस्या बहुत ही ज़्यादा है, और पंजाब में, हरियाणा और झारखंड में, उड़ीसा में, तो उससे एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज। पैर जो है काला पड़ जाता है, ब्लैक फुट डिजीज, ठीक। इसके अलावा अगर मरकरी ज़्यादा होगा पानी में तो उससे एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं मीना माटा। मीना माटा एक खाड़ी है जापान में, वहीं पे सबसे पहले ये बीमारी को देखा गया, तो उसी के नाम पर पड़ गया मीना माटा, जो पानी में मरकरी जब बहुत ज़्यादा होता है तो।
उसके बाद पानी में अगर कैडमियम ज़्यादा होगा, कैडमियम, तो उससे एक बीमारी होता है, ये भी जापान में ही पहली बार हुआ, उसका नाम है इटाई इटाई। क्या नाम है? इटाई इटाई। तो ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे कि कैडमियम के कारण बीमारी कौन होता है? इटाई इटाई। मरकरी के कारण कौन होता है? मीनामाटा। और आर्सेनिक के कारण कौन होता है? ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है। इसके अलावा अगर पानी में फ्लोरीन का ज़्यादा होगा तो फ्लोरोसिस होता है, जिससे आपके दांत की हड्डी और दांत की मतलब दांत और हड्डी आपका कमज़ोर होता है। ठीक। तो ये हो गया 18 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है कि गोल्डन टाइगर्स हैव ए यूनिक ब्लॉन्ड और पेल गोल्डन कलर एंड रेडिश स्ट्राइप्स इंस्टीड ऑफ द ब्लैक स्ट्राइप्स फाउंड ऑन द नॉर्मल टाइगर। बोल रहा है जो सुनहरे बाघ का रंग विशिष्ट गोरा या हल्का सुनहरा होता है तथा सामान्य बाघ पर पाई जाने वाली काली धारियों के बजाय इसमें लाल धारियाँ होती है, तभी तो उसका नाम गोल्डन है ना। तो जो सुनहरा बाघ होता है उसका क्या होता है, धारी जो होता है ना, वो नॉर्मल बाघ में जो धारी होता है वो काला काला होता है जनरली होता है, तो इसमें जो होता है वो होता है सुनहरा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि ये अलग से प्रजाति है आपका बाघ का, बाघ का प्रजाति बाघ ही है वो, उप प्रजाति बाघ का नहीं है, सब स्पीसीज नहीं है, बस इसका कुछ जीन अलग है, उस जीन के कारण इसका जो है कलर है वो सुनहरा हो जाता है। समझ में आया? ये अलग से कोई सब स्पीसीज नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है गोल्डन टाइगर्स हैव ए रिसेसिव जीन दैट अफेक्ट देयर पिगमेंटेशन। ठीक है। तो ये सही है, गोल्डन टाइगर में एक प्रभावी जीन होता है, उनके रंग में प्रभावित करता है, तो ये सही है। ठीक है। तो उसके बाद तो क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 एंड करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। तो आंसर जो होगा वो ये। ठीक है। तो याद रखिए जो गोल्डन टाइगर है या ब्लैक टाइगर जो होता है, ठीक है, वो सब टाइगर का उप प्रजाति सब स्पीसीज नहीं है। ठीक, समझ में आया? या वाइट टाइगर जो बाघ का अलग से सब स्पीसीज है वो है, जैसे सोमालिया टाइगर, जैसे एशियन टाइगर, वो बाघ का अलग अलग प्रजाति है, लेकिन बाघ का प्रजाति जो है काला बाघ, सफ़ेद बाघ, गोल्डन बाघ वो नहीं है। तो अभी सबसे पहले देख लीजिए बाघ का स्पीसीज जो होता है लगभग 8-10 स्पीसीज होते हैं बाघ के, उप प्रजाति सब स्पीसीज, तो वो देख लीजिए आप। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बंगाल जो ये अलग अलग जो है हमारा टाइगर का स्पीसीज है, जैसे बंगाल टाइगर है ना, सुमात्रा टाइगर, साइबेरिया का टाइगर, इंडोनेशिया टाइगर, मलाय टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, जावा टाइगर, बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, एशियाटिक, ये हो गया। तो ये बाघ का सब प्रजाति, इसमें कहीं भी वाइट टाइगर ब्लैक टाइगर नहीं है। ठीक है। ब्लैक टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है पता है आपको? बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो ब्लैक टाइगर है, काला बाघ, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता हमारा है। ठीक। और वाइट टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है ये बताइए, और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे, कौन से स्टेट में है वो बताइए, और बाघ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है वो बताइए, और बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है। तो 19 का जो आंसर हो गया हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म जस्ट ट्रांजिशन। न्याय संगत परिवर्तन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता हमारा है? तो देखिए दोस्तों, न्याय संगत परिवर्तन हाल ही में चर्चा में आ रहा है। ठीक है। जिसमें ये बोलता है कि सभी जो कम्युनिटी है, सभी लोग जो हैं, सभी वर्कर जो हैं, वो इकोनॉमी को हरा भरा करने के लिए, और ट्रांजिशन जो करे, अभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड टाइप का है, यहाँ पे हम लोग खूब सारा ग्रीन हाउस गैस सब एमिट कर रहे हैं, तो उसका ट्रांजिशन जो है वो स्मूथली होना चाहिए, है ना, ताकि कोई भी वंचित इससे ना रहे। ये नहीं कि हम लोग ग्रीन इकोनॉमी करने के चक्कर में जो गरीब है इससे वंचित हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट ट्रांजिशन। और ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको परिभाषित करता है कि जब भी हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो तो ये इसका मतलब है कि ग्रीनिंग द इकोनॉमी इन ए वे दैट इज़ फेयर एंड इंक्लूसिव टू एवरीवन, क्रिएटिंग डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था को इस तरह से हरित बनाना जो सभी के लिए निष्पक्ष और समावेशी हो, अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करना और किसी को पीछे ना छोड़ना हो। तो यही इसका जो है जस्ट ट्रांजिशन का मतलब हमारा है। बाकी पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम फोसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी, वो ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन का बात हो रहा है, परिवर्तन का। दूसरा बोल रहा है इट मीन्स कंट्रीज हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज शुड बियर द मेन बर्डन ऑफ सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्री। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको MCQ में बता दिया है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट सिग्निफाइज दैट ईच कंट्री शुड टेक एक्शन बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी इंश्योरिंग ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी वो नहीं है, ये भी CBDR का एक अलग सा वर्सन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द ई वेस्ट रूल्स मैनेजमेंट रूल्स
2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू मीट द रिसाइकलिंग टारगेट फॉर ई वेस्ट। देखो, सबसे पहले ई वेस्ट के बारे में ई वेस्ट में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट का चर्चा हुआ था जिसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कुछ समय बाद जो है वेस्ट बन जाता है। जैसे कंप्यूटर में अगर ग्राफिक कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर कोई डिवाइस लगा हुआ है तो कुछ समय बाद वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो उसमें जो डिवाइस जो भी चिप विप लगा हुआ है कोई काम का नहीं है, मोबाइल वाला भी कोई काम का नहीं है, लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसीलिए जो उसको प्रोड्यूस किए हैं कंप्यूटर निर्माता, मोबाइल निर्माता, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब कंप्यूटर ये सब का लाइफ ख़त्म हो जाए तो उस केस में वो जो है वापस उसको मार्केट से ख़रीद ले और फिर उसका रिसाइकलिंग करे। उसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी मोबाइल निर्माता हो या सोलर पैनल ये सब जो बना रहा है उसको भी हम लोगों ने कवर कर दिया और ये बोला है कि 2034-35 तक, ठीक है, आप कितना जो है आपका सोलर पैनल वेस्ट हो जाएगा, जनरेट आप करेंगे, उसके बारे में आप डिटेल दीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए पोर्टल पे। किसको बोल दिए? जो सोलर पैनल का निर्माता है उसको बोले हैं। और इसका वो किसका गाइडलाइंस फॉलो करेगा? उसके लिए हमने बोला है कि आप CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका ई वेस्ट से रिलेटेड है, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर या सोलर सेल हो। बोला इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई कचरे के पुनर्चक्रण लक्ष्य को पूरा करना विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों की जिम्मेदारी है। तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है द मैनेजमेंट ऑफ द सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल से एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रूल्स। सौर फोटोवोल्टेइक मतलब PV मॉड्यूल का प्रबंधन इन नियमों से बाहर रखा गया है? नहीं, उनको भी हम लोगों ने अब शामिल कर दिया, क्योंकि सोलर वेस्ट भी बहुत बड़ा चैलेंज हमारा है। ठीक है, तो 21 का मैं पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला ही सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। ठीक है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो 2024 में हम लोगों ने वाटर एक्ट को चेंज किया। वाटर एक्ट जो था वो बहुत ही 1971 के आसपास का वो एक्ट है। ठीक है, जिसके तहत हम लोग सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सब बनाए थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि इसमें चेंज किए हैं। क्या चेंज किए हैं कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो चेयरमैन होगा उसको नॉमिनेट करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस एक्ट में हमने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका चेयरमैन का किस तरह से उसका नॉमिनेशन होगा। ठीक है, और टर्म्स ऑफ कंडीशन, सेवा शर्त क्या होगा, उसके लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने किया। साथ ही साथ पहले क्या था कि जो छोटे छोटे क्राइम होते थे प्रदूषण से रिलेटेड, उसके लिए पहले जो है आपको सज़ा का प्रावधान था। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया कि भाई सज़ा नहीं होगा। अब हम लोग बोले कि 10,000 से लेके, ठीक है, 15 लाख तक का फ़ाइन होगा छोटे छोटे क्राइम के लिए, माइनर चीज़ों के लिए आपको जेल नहीं होगा अगर आप वाटर एक्ट के तहत पोल्यूशन आपका होता है तो। ठीक है, अभी ये जो एक्ट 2024 का है उसको हम लोग पूरे भारत में नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे करके जो हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों में लगेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य बोलेगी, प्रस्ताव पास करेगी कि हमको जो है लागू करो, तो वैसे हम उसके भी लगाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है इट एम्पावर्स द सेंटर टू फ्रेम रूल्स टू सेलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सही है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार। फिर बोल रहा है प्रोविजंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट हैव बीन एडेड फॉर सेवरल ऑफेंस विच वेयर अर्लियर नेग्लेक्टेड एज बीइंग माइनर। बोल रहा है कई अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान जोड़ा गया है, पहले इसे मामूली मानकर उपेक्षित किया जाता था। तो ये गलत है। पहले उसको हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मामूली क्राइम के लिए सज़ा देते थे। अब उसको हम लोगों ने बोला कि भाई सज़ा हम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? फाइन करेंगे। ठीक है,
दूसरा बोल रहा है तो हमारा ये गलत है। फिर बोल रहा है अमेंडमेंट वर्सन ऑफ द एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए फेज्ड मैनर स्टार्टिंग विद द स्टेट्स कवर्ड अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। अभी हम क्या देखें, अभी ये लागू कहाँ होगा शुरू में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटरी में। ये बताइए हिमाचल प्रदेश से गंगा जाता है क्या नमामि गंगे में? वो तो गंगा वाला होगा राज्य। यूपी होगा, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये चार पांच राज्य उसमें शामिल है ना। नमामि गंगे के कारण में राजस्थान ये सब थोड़ी आता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो कितने कथन सही हैं? सिर्फ एक ही कथन सही है, पहला वाला। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो वाटर एक्ट आप ध्यान रखेंगे क्या क्या इसमें चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ग्रीस, बुल्गारिया, टर्की, ठीक है, और ईरान, रसिया, यूक्रेन और सीरिया, ठीक है। ये सब देश बोला काला सागर के साथ सीमा कौन सा साझा करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक जो समुद्र हैं काला सागर, ठीक है, उसके साथ अगर आपको याद करना है तो इसके अब याद कर लीजिए, ब्लैक टी विथ बर्गर, BURGER। तो कितने देश हो गए? ब्लैक टी, तो टी से हो गया टर्की, ठीक है, क्या हो गया टी से? टर्की। बी से क्या हो गया? बुल्गारिया, ठीक है। यू से क्या हो गया? यूक्रेन, ठीक है। आर से क्या हो गया? रोमानिया। फिर जी से क्या हो गया? जॉर्जिया, ठीक। और आर से क्या हो गया? रसिया। तो टोटल 6 देश जो हैं वो आपका ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करता है। उसमें सीरिया था क्या? नहीं था। ईरान था क्या? नहीं था। तो 4 और 5 तो नहीं था, रसिया है, यूक्रेन है, ठीक है, ये 2 कंट्री हो गए। उसके बाद ग्रीक है, बुल्गारिया और टर्की है। तो टोटल कितने कंट्री भी यहाँ पे हो गया? 5। एक कंट्री और क्या हो गया? जॉर्जिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 5, ठीक है, ओनली 5। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रीक नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखो यहाँ हमने जी से क्या बताया? जॉर्जिया है ना, ग्रीक नहीं है। तो ठीक है, समझ रहे हो? तो ध्यान से पढ़ना है। जी मतलब क्या था? जी मतलब क्या था? जॉर्जिया, ठीक है। ग्रीक तो आपका बाउंड्री शेयर करता है आपका मेडिटेरेनियन के साथ। तो आंसर जो होगा 23 का सी होगा, ठीक है। उसी तरह से जो कैस्पियन सी है आपको दिखा देते हैं, अभी हम रुक जाइए, ब्लैक सी। तो देखिए दोस्तों ये हो गया ब्लैक सी। तो देखिए क्लॉकवाइज कौन कौन सा कंट्री है, आप ऐसे याद करो, RUR GTB नगर है, और रूर। तो रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया, ये 6 देश हैं। अब देखिए ब्लैक सी और यहाँ पे क्या है? सी ऑफ एजोव, ठीक। यहाँ पे जो स्टेट है उसका क्या नाम है बताइए? जो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को जोड़ता है उस स्टेट का क्या नाम है बताइए, ठीक है। उसी तरह देखो टर्की 2 पार्ट में है, ये पूरा इधर से पूरा एशिया में है और ये छोटा सा पार्ट यूरोप में है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है बताइए, ठीक। उसी तरह से ये सी ऑफ हमारा मरमरा है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा, और ये है एजेंसी। इसके बीच में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या होता है? 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है और 2 लैंड को अलग करता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेट है, ये पतला सा पानी, ये 2 नदी को जो 2 समुद्र 2 पानी को जोड़ रहा है, और ये वाला ज़मीन को अलग कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो स्ट्रेट है पानी, ये इस पानी और इसको जोड़ रहा है और इन दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टेट का क्या नाम है बताइए? इस स्टेट का क्या नाम है बताइए? और इस स्टेट का क्या नाम है वो बताइए, ठीक है। चलिए तो आगे समझ में दोस्तों आपको ब्लैक टी विथ बर्गर, ब्लैक से ब्लैक सी हो गया, ठीक है, और टी से टर्की हो गया, बी से बल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया और आर से रसिया। टोटल जो है 6 देश आपको बाउंड्री शेयर करता है। उसी तरह से कैस्पियन सी कितने देश को शेयर करता है? तो रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, आर के टिया, ठीक है। तो रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। इस तरह से मेडिटेरेनियन सी का आप याद कर लीजिए, ट्रिक बना के आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग 1-1, 2-2 मिनट में पढ़ाए होंगे, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने देश से जाता है, कौन कौन से देश से आता है वो देख लीजिए। इक्वेटर किससे आता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे आता है। आर्कटिक सर्कल के अगल बगल कौन सी देश है। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो कितने कौन कौन सा किधर से किधर क्रॉस करता है, वो सब मोटा मोटी याद होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथिन DDT कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। DDT के बारे में दोस्तों, ठीक है।
तो देखिए डीडीटी जो है एक आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। क्या है ये? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होता है? ये पानी के साथ नहीं घुलता है, ठीक, ये आपका फैट के साथ घुल जाता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ में अगर वो शामिल होता है और हम उसको खा लेते हैं तो हमारे पानी में चूँकि नहीं घुलता है तो यूरिन के साथ, पेशाब के साथ वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमारे चर्बी जो है, फैट जो है हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में फैट होता है, तो उसमें जाके वो जमा हो जाएगा, ठीक है, और वो कभी निकलेगा नहीं और इससे बहुत गंभीर बीमारी होती है। इसको इन्वायरमेंट के टर्म में हम इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। जब एक ट्रॉपिक लेवल पे पोल्यूटेंट हमारा बढ़ते रहता है, वो नहीं निकलता है, तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक होता है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक कन्वेंशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्या नाम है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलता है, जो कुछ कंपाउंड्स को बोलता है कि इसको बनाना उनाना नहीं है और इसका खरीद बिक्री पे, ट्रेड पे, व्यापार पे रोकथाम लगाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है मानव के स्वास्थ्य के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक। ये जो कन्वेंशन था ये 2001 में जो है उस पर साइन होता है और वो लागू 2004 में हमारा होता है, जो बोलता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है पीओपी, उसको हटाने के लिए। इस कन्वेंशन में जो भी हमारा केमिकल्स है उसको बांटा गया है 3 अनेक्चर में, अनेक्चर 1, अनेक्चर बी, अनेक्स ए, अनेक्स बी और अनेक्चर सी। अनेक्चर ए में उन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को लिखा गया है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन जो है वो करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। अनेक्चर बी में उन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को लिखा गया है जिसका प्रोडक्शन तो कर सकते हैं लेकिन आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपके पास उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। मतलब अनेक्चर ये ऐसा चीज़ है जिसको आप प्रोडक्शन ये सब करने में आपको बहुत ही नुकसान होगा, मतलब नहीं करने देगा, अलाउ होगा। अनेक्चर बी में प्रोडक्शन सब कर सकते हो लेकिन आयात निर्यात पे कंडीशन होगा। अनेक्चर सी में उस चीज़ को रखा गया है जो कंट्री चाहते हैं धीरे धीरे उसको, ठीक है, बाहर करना, ठीक है, मतलब उसका प्रोडक्शन कम करना, उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो अनइंटेंशनली प्रोड्यूस हो गया, मतलब हम चाहते नहीं थे प्रोड्यूस होना लेकिन बिना इच्छा के अगर वो प्रोड्यूस हो गया किसी भी प्रक्रिया से, तो उसको हटाने के लिए जो उन आइटम्स को पीओ अनेक्चर सी में रखा जाता है, ठीक है। तो जो डीडीटी है उसको अभी प्रेजेंट में अनेक्चर बी में लिखा गया, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस उसका है, पूरी तरह से मतलब अलाउ नहीं है, कुछ कंडीशंस में ही अलाउ है। पूरे विश्व में जो डीडीटी बनाता है वो एकमात्र देश जो है वो इंडिया बनाता है। 2008 से 2007 तक चाइना ये काम करता था, अब इंडिया ही सिर्फ डीडीटी बनाता है, ठीक, और बना के बहुत सारे देश को एक्सपोर्ट करता है। जो डीडीटी है उसको 1940 में लाया गया था और इसको यूज किया गया था मलेरिया वलेरिया और से लड़ने के लिए। और फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में भी 1939 से जो 45 तक हुआ था वहाँ भी मलेरिया से लड़ने के लिए जो है वो छिड़काव मतलब कीटनाशक के रूप में यूज किया था। लेकिन डीडीटी जो है वो इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, वो जाके फैटी टिश्यू में हमारा जमा हो जाता है और ब्लड में मिल जाता है, जो बहुत ही खतरनाक हमारा हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम देश इसको, मतलब मैक्सिमम क्या सभी देश बोलते हैं नहीं बनाते, खाली इंडिया बनाता है, फिर वो एक्सपोर्ट करता है। तो बोल रहा था यूज ऑफ डीडीटी इज बैंड एंड प्रोहिबिटेड फॉर ऑल पर्पस अंडर द स्टॉकहोम। नहीं, कुछ चीज़ों के लिए यूज उसका अलाउ हुआ किया गया, कीटनाशक ये चीज़ों के लिए। दूसरा बोला चाइना इज करेंटली द ओनली प्रोड्यूसर। भाई चाइना 2007 तक करता था, अब एकमात्र प्रोड्यूसर हमारा पे भारत है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो कोई करेक्ट नहीं है, आंसर जो हो जाएगा वो 24 का डी होगा, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में कुछ केमिकल्स को डाला गया है लिस्ट में कि उसको हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे और आयात निर्यात पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। उन चीज़ों को डर्टी डजन कहा जाता है, डर्टी डजन। डर्टी डजन मतलब बहुत ही बेकार परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, डजन मतलब 1 दर्जन है, 1 दर्जन से अधिक भी उसमें शामिल किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन इंडिया, ठीक है।
जो हमारा भारत में जो महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास हैं उसके बारे में हमारा प्रश्न है। देखो, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है दोस्तों, उसको हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, या जिसका बड़ा सा नाम है आपको शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स ब्रैकेट में रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, ठीक है, एक्ट 2006, या तो फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलिए या शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलर, ठीक है, फॉरेस्ट डिवेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके तहत जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को मान्यता दिया जाता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वो एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उनका भी जीवन यापन के लिए भी वो बहुत ही ज़रूरी है। जनरली ये जो एरिया होता है उसमें नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्र उद्यान में वो एरिया उसमें शामिल होते हैं। और इसको जब तक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये सब नहीं बताएगा किस पर्पज़ के लिए हम यूज इसको कर सकते हैं, तब तक उस पर्पज़ और किसी भी पर्पज़ के लिए यूज नहीं हो सकता है। और अगर वो यूज करना है तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट बताएगा भी यूज करने के लिए, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। वो कमेटी बोलेगा कि किस हद तक जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को हम एरिया का यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि दे आर नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये सही है, इन्हें वन्य जीव अभयारण्य मतलब गलत है ये कि 1972 में नहीं था, क्या था, फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला, तो में उसको मान्यता प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला गलत है, तो 3 स्टेटमेंट खत्म हो गया है ना, क्योंकि तीनों में पहला था। डायरेक्ट आपको उत्तर निकल गया 2 और 3, क्योंकि सही पूछा है। बाकी भी देख लो। द आइडिया बिहाइंड द क्रिएटिंग सच एरिया इज टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोटेक्टेड एरिया। अगर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बना देते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मानव का हस्तक्षेप कम हो जाएगा, उससे मनुष्य और वन्य जीव में संघर्ष जो है वो कम होगा। तो एक उद्देश्य इसका ये भी था, तो ये सही है, ताकि ट्राइबल लोग भी नहीं मरे और जीव जंतु भी नहीं मरे। फिर बोल रहा है नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन दिस एरिया। बोला कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, सब लगभग सही बात बोल रहा है। वही चीज़ अलाउ है जिसको परमिशन दिया जाएगा। मेनली सभी चीज़ जो है वो बैन रहता है क्योंकि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। ठीक है, तो उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता, ये सही है। इसको और थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा नेशनल पार्क है, ठीक, और ट्राइबल लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे जो है जाते थे और फल वल तोड़ते थे और खाते पीते थे। तो सरकार क्या करेगा, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा और बोलेगा देखो भाई ये जो एरिया था ना, तुम ये वाला एरिया तो छोड़ ही दो इसको, ये एरिया हम क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में जो है उसको बना देते हैं। बाकी का जो एरिया ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, इधर बच गया, उसको जो है तुम यूज कर लो। ठीक है, तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में कोई भी आपका ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है। ये जो है स्टेटमेंट सही है, कोई भी डाउट इसमें नहीं हमारा है। ठीक है, तो ये जो है वो सही है। तो बोल रहा है कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के बारे में। तो देखो, जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है या बढ़ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिल के एक संस्था बनाया था जिसका नाम है EPCA। क्या नाम है? EPCA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसका काम ये था कि दिल्ली पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसको सुप्रीम कोर्ट के मतलब निगरानी में और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिल के 2016 में बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी तब। तो इसका काम ये है कि जब दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब हो जाता है तब, तो इसके लिए दिल्ली की एयर क्वालिटी ये कब काम करेगा, हमेशा काम नहीं करता, जब भी दिल्ली का एयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगा तब। तो तो इसमें क्या किया, और ग्रेडेड है, ग्रेडेड मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। ये नहीं कि तुरंत ख़राब हुआ और नॉर्मल सा हल्का सा हुआ सब काम बंद नहीं हो जाएगा। ये नापेगा एयर क्वालिटी का इंडेक्स क्या है, AQI नापेगा। ठीक, AQI नापेगा, और AQI जो है वो 201 से अगर 300 तक रहेगा तो उसको वो बोल देगा पुअर क्वालिटी का एयर है। एयर अगर वो 301 से लेके हमारा 400 तक रहेगा तो बोलेगा 400 तक, तो बोलेगा वेरी पुअर है। ठीक, 401 से लेके आपका 450 तक बोले रहेगा तो बोलेगा सीवियर है। ठीक है, और 451 से लेके आगे होगा मतलब मोर देन 450 तो वो बोलेगा क्या है, सीवियर प्लस है।
तो जैसे जैसे एयर क्वालिटी ख़राब होगा वैसे वैसे और वो हार्श स्टेप उठाएगा और भी चीज़ों को बंद करने लगेगा दिल्ली में, इसलिए इसको ग्रेडेड बोलते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। ठीक है, तो बोल रहा है इट इज़ एन इमरजेंसी एक्शन प्लान एंड इज इन्फोर्स ओनली व्हेन एयर पोल्यूशन रीचेज ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो सही है, इमरजेंसी प्लान है, हमेशा काम नहीं करता है, 201 से ऊपर होगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ट्रिगर्ड व्हेन एयर क्वालिटी इंडेक्स रीचेज सीवियर लेवल। नहीं, सीवियर लेवल में तो 401 हुआ, उसके मतलब 201 से ही अगर बढ़ता है तो ये काम करता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। फिर बोला इट इज़ इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय द EPCA एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। तो देखो एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले EPCA तो था ही, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, इसका नाम को चेंज करके एक नया संस्था बनाया, उसका नाम है CAQM। ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पहले जो EPCA जो काम करती थी वो काम एक नया कमीशन करने लग रहा है, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में ही आता है, उसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। वो ये काम करती थी, पहले EPCA काम करता था। क्लियर, इसलिए ये वाला जो है वो हमारा गलत है। तो बोल रहा है कितने कथन सही है, सिर्फ एक ही कथन सही है, पहला वाला। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे दिल्ली में जब एयर क्वालिटी ख़राब होता है तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन पे प्रतिबंध लगा देता है, तो फिर गाड़ी पे ऑड इवन करना और भी दुनियादारी करना, तो वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक ही साथ सब स्टेप नहीं उठाता है। नेक्स्ट बोल रहा है दे आर द स्मॉलेस्ट सी टर्टल ऑफ इंडिया। एन इवेंट नोन एज द अरीबाडा इज एग्जिबिटेड बाई दिस स्पीसीज ऑन द इंडियन कोस्ट। ट्रेड ऑफ दीज टर्टल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर बैंड अंडर साइड्स अपेंडिक्स 1। तो सबसे पहले ये छोटा टर्टल है भारत का। देखो एक टर्टल होता है, एक टर्टवाइज होता है, टर्टवाइज होता है और एक होता है टर्टल। तो जो टर्टल होता है वो ज़मीन पे रहता है और थोड़ा पानी में भी रहता है, ड्राई एरिया में, लेकिन जो टर्टवाइज होता है और जो टर्टल होता है वो पानी में रहता है। ठीक, तो अरीबाडा क्या होता है, जब एक आपने सुना होगा उड़ीसा का जो कोस्ट है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत सारा जो है आपका टर्टल जो है अक्टूबर से मार्च अप्रैल के महीने में, फरवरी मार्च में आता है बच्चा देने, अंडा देने के लिए। ठीक है, उसको जिसको मास हैचिंग बोलते हैं, मास नेस्टिंग बोलते हैं, बहुत ग्रुप में अंडा देता है बहुत ज़्यादा। अभी हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं। ठीक है, और वो कौन सा टर्टल होता है, वो होता है ओलिव रिडली टर्टल। ओलिव क्यों, क्योंकि इसका जो सेल होता है, इसका जो ऊपर का जो लेयर होता है उसका कलर होता है ओलिव जैसा, ग्रीन टाइप का थोड़ा, और रिडली टर्टल उसका नाम है। और ये IUCN में वल्नरेबल लिस्ट में आता है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ये अंडा देता है कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, जो हमारा गहीर माता बीच है वहाँ पे ये अंडा देता है, ऋषिकुल्या नदी के आसपास। ठीक, और समुद्र के आसपास। ठीक है, क्लियर। ग्रीन जो टर्टल है ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता है, ये लिख के बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओलिव रिडली टर्टल। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ओलिव रिडली टर्टल कितना सारा उड़ीसा में बीच पे है ना। 2 लाख यहाँ पे लिखा है, 2 लाख बेबीज टर्टल इमर्जेज ऑन, देखो कितना सारा है, और छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, दिख रहा है कितना प्यारा दिख रहा है, देखो अंडा दिया हुआ है। आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है, खुद से बताना है, ऐसा नहीं कि कमेंट में लिख के बताइए, आप ज़रूर सर्च कीजिए। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ साथ जो हम होमवर्क देते हैं ना, अगर आप उसको नोट्स बनाते रहते हैं, भले कमेंट में नहीं भी बताएंगे, फिर भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रीन टर्टल कहाँ पाया जाता है, क्या इंडिया में मिलता है या नहीं, IUCN में क्या स्टेटस है, वो आपको देखना है। हॉक्सबीक टर्टल कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है या नहीं, IUCN में क्या स्टेटस है। लेदरबग टर्टल कहाँ पे मिलता है, इंडिया में मिलता है या नहीं, IUCN में क्या स्टेटस है। बस इतना ही आपको देखना। बाकी ओलिव रिडली हमने बता दिया, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन बाकी जगह में मिलता है, ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, जहाँ पे पानी थोड़ा गर्म वरम रहता है, वहाँ समुद्री एरिया में, क्योंकि टर्टल है तो टर्टल जो होगा वो समुद्र में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो तापी गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले उसका आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ ये जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तापी पाइपलाइन। तो तुर्कमेनिस्तान में और यहाँ पे देखो, वहीं तुर्कमेनिस्तान जो है वहीं पे आपका उसके बगल में कैस्पियन सी है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाइप गैस है ना, या ऑयल। वहाँ पे उसका एक एरिया है जिसका नाम है गैलकिन्स या गैल्कनाइज, जैसे भी पढ़ लीजिए। तो वहाँ से हम लोग ऑयल लेके आएंगे या नेचुरल गैस, और उसको अफ़गानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए,
इंडिया लेके आएंगे। ठीक है, अफ़गानिस्तान के पास भी तेल वेल मिल जाएगा, प्लस पाइपलाइन इधर से जाएगा, तो ये अपना थोड़ा सा, चूँकि अब इसी के एरिया से जा रहा है तो इसको थोड़ा पैसा भी मिलेगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगा और उसको पैसा मिलेगा। इधर आएगा तो भारत पैसा देगा ही, क्योंकि उसके एरिया से जा रहे हैं हम लोग, और इंडिया को भी एनर्जी मिल जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे रोड़ा डाल रहा है, तो इसके कारण ये पाइपलाइन जो है बीच के नहीं आ पा रही, इसलिए इंडिया जो है इसको कोशिश तो कर रहा है पास मतलब करने का, नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईरान के थ्रू जो है पाकिस्तान को दूर करते हुए, बाईपास करते हुए हम लोग इधर से लेके आएंगे। हम लोग जो चाइना ईरान में जो हमने बनाया है चाबहार पोर्ट, उसके द्वारा। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ये तुर्कमेनिस्तान का गैल्किंस गैस फील्ड है, मैरी। फिर वहाँ से हेरात आएंगे, अफ़गानिस्तान होते हुए कंधार आएंगे, क्वेटा आएंगे, मुल्तान होते हुए फजलिका जो आपका पंजाब में है वहाँ पे हम लोग ले जाके फिर इंडिया से ले जाएंगे, है ना। तो अब जो है पढ़िए, बोल रहा है अफगानिस्तान है रिसेंटली एग्रीड टू वेव द ट्रांजिट फी फॉर द गैस पाइपिंग पासिंग थ्रू इट्स टेरिटरी। और अफगानिस्तान ने हाल ही में अपने क्षेत्र से गुजरने वाली गैस के लिए पारगमन शुल्क माफ़ करने पर सहमति व्यक्त की है। भाई अफगानिस्तान ऐसे गरीब है, क्यों जो है अफगानिस्तान बोलेगा कि हम पैसा नहीं लेंगे जो हमारे एरिया से पाइपलाइन जाएगा, तो कोई इसका मतलब नहीं रह जाता, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है द प्रोजेक्ट ऑफर्स मल्टीपल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, गैस मिल जाएगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा पाइपलाइन ये सब में, प्लस पैसा मिल जाएगा, है ना, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा अफगानिस्तान को। तो ये जो है सही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा चीज़ हमारा सही है, तो देखो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, तो सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना, और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो कथन ये गलत है लेकिन कथन दो सही है, तो यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है ओजोन इज़ द पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ओजोन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। कल ही हमने आपको चर्चा किया था इसके बारे में कि ओजोन जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं गुड ओजोन, दूसरे को बोलते हैं बैड ओजोन। जो गुड ओजोन होता है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, और बैड ओजोन जो होता है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में रहता है, क्षोभ मंडल में रहता है, ठीक है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने आपको बताया था कल। और जो ग्राउंड में इसको, जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होता है उसको ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सतह के नीचे मतलब एटमॉस्फेयर के नीचे नीचे रहता है ट्रोपोस्फेयर में, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, और ये मतलब मानव के द्वारा उत्सर्जित होता है, निकलता है कुछ जो है आपका वोल्केनो ये सबसे भी कुछ कुछ निकलता है। तो बोल रहा है कि जो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, तो ये सही है। फिर बोल रहा है कि ओजोन जो है एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। भैया जो अगर ओजोन अवशोषित कर रहा है बैगनी किरण, तो ये अच्छा ओजोन हुआ ना, ठीक है, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2 जो है सही है, और स्टेटमेंट 1 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या इसका एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो गुड ओजोन का बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर जो बी होगा और स्टेटमेंट जो बी होगा वो हमारा सही होगा, ठीक। तो ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस क्यों है? क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर में मिलता है, और ये हमारा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है, जो पृथ्वी छोड़ता है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो रहा समृद्ध स्कीम ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समृद्ध योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है, समृद्ध जो स्कीम है दोस्तों, इसको भारत सरकार लेके आया था, और इसका फुल फॉर्म है SAMRIDH, ठीक है। एस से है आपका स्टार्टअप, ठीक, ए से है एक्सीलरेटर, ठीक है, एक्सीलरेटर, ठीक है, एम से है मेटी, ठीक है, राइट, मेटी। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का आर से ये बना दिया गया, आई से इनोवेशन, डी से आपका है डेवलपमेंट, और ठीक है, और ग्रोथ का एच से एच बना दिया गया, ठीक है। तो स्टार्टअप के डेवलपमेंट के लिए मेटी का
स्कीम। यहाँ स्टार्टअप को हम बोलेंगे कि आप ऐसा चीज़ लेके आओ जिससे समाज का कल्याण हो, समाज पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। इसके लिए हम लोग एम कर रहे हैं कि 300 से ऊपर स्टार्टअप को हम 3 साल के ड्यूरेशन के लिए जो है वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये डेवलपिंग द, तो क्या है ये दोस्तों बताइए। समृद्ध स्कीम किसका है? समृद्ध स्कीम जो है वो है सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप। ठीक है, ऐसा स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर लेके आए जिससे सामाजिक कल्याण हो। ठीक है, तो जाहिर सा बात है ये स्टार्टअप के लिए ही था, बाकी किसी में स्टार्टअप नहीं है हमारा, तो आंसर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, इसके लिए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, पीएमजी दिशा। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग द इंडिजिनस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, ये तो आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम बोल सकते हैं कुछ है। इनहेंसिंग द साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए कोई स्कीम जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी मिशन है, तो वो सब है। तो 30 क्वेश्चन हो गया, अभी तक हम लोग 230 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 31, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सैटेलाइट हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय नासा टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर द सुपर एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाल ही में नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है क्या, टेनेजर 1। ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है और मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, इसको वो नापेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं, उस सैटेलाइट को नाम है टेनेजर। ठीक है, कार्टोसैट जो है वो इसरो का है, जिसके द्वारा कार्टोग्राफी मतलब पृथ्वी का संरचना देखा जाता है, उतार चढ़ाव उभार ये सब। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जो इनवीसैट है वो किसके लिए है और जैसन 3 किसके लिए है और कौन सा देश जो है वो लेके आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज रखते हैं। आज हमने 16 क्वेश्चन किया, कल हम लोग फिर से 16 से 20 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। सैटरडे संडे का लंबा क्लास लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं और क्लास के अंत में एक आपके लिए मोटिवेशन रहेगा ताकि आप डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रहें और आप पढ़ाई पूरा जोश के साथ करिए। ठीक है, तो सुनिए दोस्तों आज का मोटिवेशन। जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। ठीक है, तो अपने दम पे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसमें एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको मिल रहा है, पूरा फुल सपोर्ट। बस आप अपने पे विश्वास कीजिए, अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए और अच्छे से पूरे जोश उमंग उत्साह के साथ पढ़िए। ठीक है, याद रखिए जो कर्म होता है, हार्ड वर्क अगर आपका सही डायरेक्शन में है उसमें समय लग सकता है लेकिन आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, और अगर आप किसी मेंटर किसी गुरु के डायरेक्शन में तैयारी करते हैं तो आप आसानी से 2025 का प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, खूब मेहनत करो, खूब मन लगा के पढ़ो। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए और चैनल पे जो लोग नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। कल मिलते हैं क्लास नंबर 15वां में जिसमें हम लोग फिर से 15, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे सारा PDF आपका टेस्ट का अवेलेबल है।